गुड इवनिंग। तो आज करंट अफेयर सीरीज में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसकी ईयर एंड रिपोर्ट आई है। देखिए, कुछ बातें मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से बताऊं जो अपने काम के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, उनकी साल 2025 की ईयर एंड रिपोर्ट आई है कि पूरे साल में उन्होंने क्या क्या किया। तो सीरीज में सबसे पहले हम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो ईयर एंड रिपोर्ट आई है उसके बारे में बातें। फिर हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। फिर हम उसके बाद बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। तो इन सब मिनिस्ट्री का एक एक करके हम जो है वो डाटा लेंगे। अपने लिए इतनी मेहनत करने का क्या लाभ? अपने लिए लाभ यह है क्योंकि जो विभिन्न मंत्रालयों के साल भर में काम हुए हैं, उनको वैसे तो हम करंट अफेयर में मैगजीन में पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक साथ समरी के रूप में अपने को मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मतलब वो पूरे साल भर उस मिनिस्ट्री ने क्या क्या काम किए हैं, नई चीजें क्या हुई है, और एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम की क्या बात है, तो वो अपन उसको एक साथ में पूरा मटेरियल मिल जाता है। तो हो सकता है कुछ आर्टिकल हमने पहले किए हुए होंगे, लेकिन अब ईयर एंड रिव्यू के रूप में, वर्ष के लास्ट में एक रिव्यू के रूप में, एक रिपोर्ट के रूप में पीआईबी के ऊपर हर मिनिस्ट्री ने अपना अपना डाटा डाला है। उनमें से जो चीजें काम की, वहां तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब की जो काम की चीजें हैं वो अपन ने निकाली और उनको अपन ने अपने यहां पर काम में ले लिया। कुल मिला के राजमा पीआईबी ने भिगोया और छोक अपन लगा लेंगे, एग्जाम के हिसाब से अपना काम हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें अपने को समझ में आई हैं और वो चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और उसी सीरीज में अपन आने वाली सीरीज कुछ करेंगे अलग अलग मिनिस्ट्री के ईयर एंड रिव्यू। तो उस ईयर एंड रिव्यू के हिसाब से आज हम शुरुआत कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने हमारी टीम ने एक लगातार उसके ऊपर बात की कि किस तरीके के सवाल इसमें से निकले। अगर अपन इसको करें ईयर एंड रिव्यू वाले सेक्शन को, तो किस तरीके के सवाल अब तक निकले हैं। तो उसमें सवाल निकले हैं कि भाई एक मिनिस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, फिर उस डिपार्टमेंट की स्थापना कब की, मल्टीपल फैक्ट वाले सवाल में पूछा जाए तो इस तरीके से हम मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाले डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट से संबंधित दो चार महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो प्रत्येक याद करते चलेंगे और फिर उसके ऊपर बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो वर्ष 2025 की उपलब्धियां क्या रही, ईयर एंड रिव्यू क्या है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब की गई? 1971 में, 1971 में। अब इस मिनिस्ट्री के अंडर में क्या होता है? पूरे देश में जो साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित, चाहे वो रिसर्च हो, इनोवेशन हो, चाहे फैक्ट्री इंडस्ट्री या साइंस के इंस्टीट्यूट हो उनकी स्थापना हो, या एकेडमिक्स यानी कि यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब, या और कोई थिंक टैंक जो साइंस के बारे में है, उन सब के बारे में प्लानिंग करना, उनको फाइनेंस करना, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनका पेटेंट वगैरह करवाना, और लास्ट में इंडस्ट्री के साथ में उनको कनेक्ट करके अपने डोमेस्टिक मार्केट में साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग लेना, और प्लस विदेशों में अगर कोई गुंजाइश है तो वहां पर भी उसको भेजने लायक बनाना। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं। ये फॉर्मेट रहेगा अपना आने वाले टाइम में कि एक मंत्रालय जो होता है उस मंत्रालय में बड़ा एरिया कवर किया जाता है, उस बड़े एरिया को फिर बांटा जाता है किसमें? विभागों में, डिपार्टमेंट में। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको कितने विभागों में बांटा, कितने डिपार्टमेंट में? 3। पहले का नाम है डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरे का नाम है डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरे का नाम है डीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डीएसआईआर। और इसी डीएसआईआर के अंडर में एक ऑटोनोमस काउंसिल काम करती है जिसका नाम है सीएसआईआर, और इस सीएसआईआर की पूरे देश भर में रिसर्च लैब अपने खुली हुई है। ये सीएसआईआर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाली रिसर्च लैब है जो कि विज्ञान के आधार पर खोजबीन करके टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को फिर इंडस्ट्री के साथ में जोड़ते हैं। क्योंकि एक वैज्ञानिक ने लैब में कुछ खोज कर दी, कुछ आविष्कार कर दिया, कुछ मशीन बना दी, क्या वो वैज्ञानिक ने जो लैब में मशीन बनाई है क्या वो पूरे जनमानस के जीवन को आसान कर सकती है?
उस मशीन से तो नहीं, उस मशीन को देख के इंडस्ट्री के अंदर उसकी डिजाइनिंग करके वैसी हजारों लाखों मशीनें बन जाए तो लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब वैज्ञानिक खोज कब जीवन को आसान बनाती है, जब उनका इंडस्ट्रियल लेवल पर, ब्रॉडर लेवल पर प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो भारत में वैज्ञानिक खोज और इंडस्ट्री के बीच में लिंक बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है डीएसआईआर, और डीएसआईआर के अंडर में एक काउंसिल काम करती है जिसका नाम है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर, है ना। तो ये करीब 40 के आसपास, अगर मुझे ठीक से याद है, उससे ज्यादा ही लैब का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें अपने राजस्थान में सीरी, यहां पर पिलानी में सी जो वो सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च जो है वो इंस्टीट्यूट सीरी, तो इस सीएसआईआर की एक लैब राजस्थान में है। कहां पर है वो? पिलानी में। नाम क्या है? CERI। तो सीरी वहां पर पिलानी में है। तो ये 3 डिपार्टमेंट है, डीएसआईआर, डीबीटी और डीएसटी। अब हम देखेंगे डीएसटी के अंडर में क्या काम हुआ, डीबीटी के अंडर में क्या काम हुआ और डीएसआईआर के अंडर में क्या काम हुआ। अब एक लेक्चर में लेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पहले आज डीएसटी के अंडर में क्या काम हुआ है, फिर डीएसटी के अंडर में भी हम 2 भागों में इसको बांटेंगे। जैसे नेशनल क्वांटम मिशन चला, या फिर जो वो क्लाइमेट चेंज से कंट्रोल करने वाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर मिशन चला, या इनोवेशन और रिसर्च में बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या काम हुआ। तो पहले तो हम डीएसटी के अंडर में बड़े बड़े काम हुए हैं वो काम देखेंगे, कुछ मिशन वगैरह, और फिर अलग अलग ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ने कुछ विशेष काम करे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात आई समझ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की? 1971 में। इसी के साथ कौन से डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई थी? डीएसटी की स्थापना हो गई। डीबीटी की स्थापना हुई थी 1986 में, और डीएसआईआर की स्थापना हुई थी 1985 में। राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डर निकाला था इसके लिए, उसके तहत स्थापना हुई। डीबीटी क्या काम करेगा? देश में भविष्य की टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए काम करेगा। ये इंडस्ट्री और रिसर्च को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। ये देश में साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित पॉलिसी बनाना, जो कैबिनेट हमारी है, हमारे देश में जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका में सबसे ऊपर अगर देखें तो नाम के जो प्रमुख अपने हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और चुने हुए प्रतिनिधियों में प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए क्या होती है? कैबिनेट होती है। कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और वो अलग अलग जो है वो मंत्रालयों के मंत्री ही होते हैं। तो जो मंत्रालयों के मंत्री होते हैं उनकी जो वो कैबिनेट मिनिस्ट्री वाले और स्टेट मिनिस्ट्री वाले, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में वो, तो जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग होती है उसको कैबिनेट की मीटिंग कहते हैं। और उस कैबिनेट की मीटिंग में देश के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो बात होती है उसके लिए उन कैबिनेट को सलाह देने वाली एक समिति है जिसका नाम है SACC। तो क्या नाम है? साइंटिफिक एडवाइजरी जो है वो कमेटी ऑफ कैबिनेट, SACC। उस SACC के तहत अपने कैबिनेट को कितनी बातें कहनी है विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में, वो सारी असिस्टेंस या बैकअप प्रदान करने का काम कौन करता है? डीएसटी। तो कुल मिला के डीएसटी एक बहुत ही बिजी और बड़ा डिपार्टमेंट है, जो पॉलिसी निर्माण से लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, फिर फंडिंग से लेकर के उसका सारा काम देखने का काम ब्रॉडर लेवल पर डीएसटी करता है। तो डीएसटी ने साल 2025 में क्या क्या कमाल किए हैं उसके बारे में एक एक करके अपन लेते हैं बातचीत। तो सबसे पहले अपने भारत के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ रैंकिंग अगर दुनिया के लेवल पर बात करें, जो अलग अलग अपने आप में एक छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं, फैक्चुअल सवाल, वो अपन एक बार मैगजीन में कहीं पढ़ते, एक बार कहीं करंट अफेयर में पढ़ते, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते। ईयर एंड में सारी चीजें जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मामले में देश का दुनिया में जो नंबर या स्थान रहा है वो एक साथ अपन ने ले लिया। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2025 में कौन सी रही है? 38। अब ये है क्या इंडेक्स? एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ये क्या संस्था है? यूएन के अंडर में काम करती है और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या काम करती है? किसी भी देश में साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में किसी व्यक्ति या संस्था ने कोई ओरिजिनल खोज की है, कोई नवाचार किया है, आविष्कार किया है, तो उसका पूरी दुनिया में जो उपयोग किया जाएगा बाजार के द्वारा, तो वो किसके नाम से किया जाएगा? वो टेक्नोलॉजी का पेटेंट किसके नाम से होगा? या फिर उससे संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक तरीके से जब खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो दिमाग की जरूरत पड़ती है। और दिमाग लगा के किसी ने खोज की, रिसर्च की, और उसके ऊपर आधारित कोई मशीन, सॉफ्टवेयर या कोई डिजाइन बना,
तो इसका मतलब वो मशीन सॉफ्टवेयर डिजाइन कब बना? जब उस व्यक्ति या संस्था ने उसके ऊपर मेहनत की, दिमाग लगाया, उसके ऊपर रिसर्च की। तो इसका मतलब वो अब वो दुनिया के जीवन को आसान बनाएगा, वो मशीन सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो इसका मतलब उस दुनिया को आसान बनाने के लिए दिमाग उस व्यक्ति या संस्था का है। तो उस मशीन डिजाइन या इनोवेशन के लिए उस व्यक्ति को श्रेय दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? अकेले श्रेय से काम नहीं चलता, चार पैसे भी मिलने चाहिए उसको। तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, एक मामला होता है। तो वो दुनिया भर में आईपीआर से संबंधित मामले कौन देखता है? डब्ल्यूआईपीओ। किसके अंडर में काम करती है? यूएन के अंडर में। कहां पर हेडक्वार्टर है? जिनेवा। तो इसके द्वारा, डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा, दुनिया भर में, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में कौन से देश में रिसर्च इनोवेशन में नए आइडिया, नए डिजाइन, नए नवाचार कौन से देश ने कितने किए, उनकी एक रैंकिंग निकालता है। और उस रैंकिंग का नाम क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत का कौन सा स्थान आया इसमें? 38वां स्थान आया है। एक नंबर बात। तो अपने को एक तो फैक्ट ये भी याद रखना है। दूसरा, इस डब्ल्यूआईपीओ की रिपोर्ट 2023, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग, मतलब कितना रिसर्च इनोवेशन हुआ और उसको पेटेंट के रूप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करने के लिए हमने फाइल की है। उस फाइलिंग में हमारा दुनिया में कौन से नंबर का स्थान है? 6ठे नंबर। कब फाइल करेगा कोई आदमी? जब बहुत ज्यादा रिसर्च इनोवेशन किसी देश में होंगे। तो इसका मतलब हमसे आगे कितने देश हैं? 5। हम कितने नंबर पर हैं? 6ठे नंबर पे। अगली बात, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स क्या है? किसी देश में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इंटरनेट स्पीड, या फिर जो है वो सभी जगहों पर इंटरनेट की पहुंच, इंटरनेट के ऊपर आधारित जो डिजिटल उपकरण है उनका कंसोलिडेशन, जो अलग अलग संस्थान है देश के, रिसर्च इंस्टीट्यूट, विभिन्न चीजें, उनके अंदर आईसीटी का उपयोग कैसा किया जाता है। कुल मिला के वायरलेस और वायर्ड इंटरनेट नेटवर्क की आपस में जोड़ने वाला जो नेटवर्क है, जो आजकल हर चीज का बैकबोन बना हुआ है, वो नेटवर्क जो है वो कितना रिलायबल है, कितना बेहतर है, उसकी सर्विसेज कितनी विश्वसनीयता और गुणवत्तापूर्ण है, उसको बोलते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो 2024 से 2019 में अपना स्थान था 80 में से एक कम, यानी कि 79वां। अब ये घट के कितना हो गया है? 50 से एक कम। मतलब कितनी पोजीशन का लाभ हो गया अपने को? 30 पोजीशन का लाभ हो गया। मतलब हम इसमें और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम लायक सवाल है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2024 में कौन सी रही? 49वीं। 2019 में कौन थी? 79, 79 थी। उसके बाद में रिसर्च जो पेपर, भाई कोई आदमी पीएचडी कर रहा है या किसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है, उसने क्या नया ढूंढा, क्या नया पाया, पुरानी चीजों से उसने ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाया, वो लास्ट में 2-3 साल मेहनत करके अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करता है। भाई मैं जब मेरा काम करना शुरू किया तो मैंने ये सोचा था इस फील्ड में ये होना चाहिए, बीमारी में, आईटी में, जिस भी चीज में, और उसको फिर मैंने लिख के मेरी रिसर्च के दौरान मैंने ये पाया, तो वो किसके रूप में पब्लिश करता है? रिसर्च पेपर के रूप में। तो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के मामले में हम दुनिया में कितने स्थान पर हैं? तीसरे नंबर के स्थान में है। तो यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी पोजीशन कौन सी? डब्ल्यूआईपीओ के हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग के मामले में कौन सा? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा? और साथ में रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में। तो ये अपने लिए एक काम की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक तो यही मिल गई अपने को, है ना। उसके बाद में डीएसटी के द्वारा जो इस टाइम स्कीम चालू की गई और की गई, उनमें से नंबर 1 अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन जो स्कीम है, उसके तहत क्या किया गया, ये क्या स्कीम है और इसको क्यों चालू किया गया और कौन से इसके द्वारा, संस्थान के द्वारा चालू किया गया, कौन से एक्ट के द्वारा चालू किया गया, एक नया अपने लिए सवाल बन जाता है। तो क्या है? आरडीआई। आर का मतलब रिसर्च, डी का मतलब डेवलपमेंट, आई का मतलब इनोवेशन, इनकी स्कीम। तो ये रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम जो है वो अपनी सेंट्रल जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 1 जुलाई 2025 को प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और इनोवेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, अभी तक क्या हो रहा है अपने देश में, हम रिसर्च और डेवलपमेंट इनोवेशन में पीछे क्यों है? क्योंकि जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो या तो सरकार के द्वारा संचालित है या सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, या उनका अपॉइंटमेंट, उनकी प्लानिंग, पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार बनाती है। और इसलिए जो सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोग्राम, पॉलिसी, सरकार के द्वारा नियुक्ति, सरकार के द्वारा जो है वो डिसीजन लेने में होने वाली लेट लतीफी, उनके चलते दुनिया से हम रिसर्च के मामलों में पिछड़ जाते हैं।
तो जैसे हमने बिजनेस में निजी क्षेत्र को इन्वॉल्व किया है, जैसे हमने एनर्जी सेक्टर में निजी क्षेत्र को इन्वॉल्व किया है, वैसे ही हमें एजुकेशन में तो हमने इन्वॉल्व कर लिया, बट रिसर्च और इनोवेशन में, लैब स्टेब्लिश करने के मामले में, या रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने में, थिंक टैंक स्थापित करने में, नवाचार करने में हमारा निजी क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए हम सिर्फ दुनिया से सामान मंगवाते हैं और उसको यहां पर काम में लेते हैं। इसके बजाय डिजाइन हम करें, मैन्युफैक्चरिंग हम करें, अपने घरेलू जरूरतें पूरा करें, और प्लस चाइना की तरह पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम अपना सामान बाहर भी एक्सपोर्ट करें। तो सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है, तो निजी क्षेत्र को उसके शामिल करना पड़ेगा। और निजी क्षेत्र को रिसर्च इनोवेशन में भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम चलाई? आरडीआई स्कीम। नाम क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। इसके तहत सरकार ने पिछले 6 सालों की अवधि में कितना बजट का प्रावधान? 1 लाख करोड़ का। क्या किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उभरते हुए क्षेत्र हैं, जिनमें आपकी देश की अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी से लेकर जो स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं, आत्मनिर्भरता, उन सभी में निजी क्षेत्र को रिसर्च डेवलपमेंट और नवाचार बढ़ाने के लिए, इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना। मतलब युवाओं को नए स्टार्टअप ऐसी सेक्टर में खोलना जो देश की नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए कोई नया मॉडल बनाते हो, देश के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई पार्टिसिपेशन करने का कोई नया मॉडल बनाते हो, या और ऐसा कुछ करते हो, तो उस क्षेत्र में जो है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार उनको फंडिंग करने के लिए तैयार है, ताकि वो स्टार्टअप जो शुरुआत में छोटे लेवल पर शुरू होते हैं, आगे जाके बड़ी रणनीति बनाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। ये क्या चीज है? और उसके आगे 4 लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल जो है वो नासा के द्वारा तैयार किया गया एक स्केल है। नासा क्या चीज है? अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। ये क्या करती है कि टेक्नोलॉजी जो है वो जब किसी व्यक्ति के दिमाग में होती है और उससे फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस बनकर लोगों के जीवन को आसान करती है, उसके बीच में बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारी स्टेप होती है। जैसे शुरुआत में टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल नंबर 1, किसी वैज्ञानिक के दिमाग में कोई आइडिया है और उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए वो कोई बातचीत करता है, तो इसका मतलब अभी तो वो सिर्फ कागज के ऊपर टेक्नोलॉजी है, दिमाग के अंदर टेक्नोलॉजी है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उसको बहुत कुछ अभी करना है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर रिसर्च पेपर, कंसेप्चुअल चीजें, तो उसका मतलब टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल नंबर 2 होता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आधारित रिसर्च पेपर पब्लिश वगैरह हो जाए, उसके रिव्यू हो जाए, तो वो टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल नंबर 3 होता है। फिर उस आइडिया के ऊपर उसको साकार करने के लिए लैब स्थापित हो जाए, तो वो टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल नंबर 4 होता है। तो लैब स्थापित करने से लेकर फाइनल गुड मनुष्य तक पहुंचाने तक टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल नंबर 9 होता है। तो जब किसी देश में टेक्नोलॉजी की रेडीनेस का लेवल नंबर 9 हो, इसका मतलब अब वो टेक्नोलॉजी मानव जीवन को आसान बना रही है। तो यहां पर ये जो आरडीआई स्कीम है वो किसी भी स्टार्टअप की रेडीनेस लेवल नंबर कितने पे है? 4। मतलब वो लैब स्टेब्लिश कर रहा है और उससे फिर फाइनल गुड मनुष्य तक पहुंचाएगा। वहां पर उसके अंदर जो है वो वित्तीय सहायता, मतलब कोई स्टार्टअप के पास आइडिया, उसने रिसर्च पेपर, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन सब कर लिए और अब फाइनली वो लैब स्टेब्लिश कर रहा है, उस टाइम पर पैसे की जरूरत पड़ेगी उसको, तो उसको कौन सी योजना के तहत पैसा दिया जाएगा? आरडीआई स्कीम के तहत, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि टीआरएल क्या है? टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल, जो किसके द्वारा विकसित किया गया? नासा के द्वारा। जो क्या बताता है? टीआरएल लेवल नंबर 1 से लेकर के टीआरएल नंबर लेवल 9 तक यह बताता है कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के दिमाग से लेकर और मनुष्य के भलाई के बीच में बहुत सारे स्टेप क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है। तो जब 4 नंबर पे आता है तब उस पे रिसर्च इनोवेशन इन रियल शुरू होता है, और 9 नंबर पे आता है तो बाजार में फाइनल गुड के रूप में वो टेक्नोलॉजी पर आधारित उत्पाद बिक रहा होता है ना। अब उसके बाद में अगली बात, महत्वपूर्ण रणनीति रूप से आवश्यक प्रौद्योगिकी अधिग्रहण को समर्थन देना, मतलब कोई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी वगैरह दुनिया में है उसको अपनाने में मदद करना। अब उसके बाद अगली बात एक और है, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि फंड ऑफ फंड्स क्या होता है? अगर आप इसको पढ़ते हैं इकोनॉमी में, फंड ऑफ फंड्स
इसमें ये ऐसे ही छोटे छोटे कीवर्ड हैं जिनमें से एग्जामिनर सवाल निकाल देता है, जिस प्रकार की आज की टेंडेंसी बनी है। तो इकोनॉमी का शब्द है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप हैं या कोई वेंचर है जिनको बिजनेस के रूप में स्टार्ट करना है, बाजार के अंदर उतरना है, मार्केट के अंदर जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मार्केट के अंदर स्टार्टअप को या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फंड की। और ये फंड क्या होते हैं? वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, बहुत सारी चीज जो है वो ऐसे वाले जो इस तरीके से नया बिजनेस करने वालों को फाइनेंस करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। अब ये जो फंड्स है जिनको ये सहायता देते हैं नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले को, इन छोटे छोटे फंड्स का एक बड़ा फंड, उसको क्या बोलते हैं? फंड ऑफ फंड्स। तो सरकार जो है वो एक क्रिएट करती है फंड, सरकार एक फंड क्रिएट करती है। सरकार ये फंड क्रिएट करके सीधा बिजनेस स्टार्ट करने वालों को लोन न देके किसको देती है? फंड्स को, ताकि सरकार ये जो पैसा लगा रही है उसको वापस सरकार को लौटाने की जिम्मेदारी किसकी रहे? फंड्स की। और ये जो नीचे वाले जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनकी जो है वो कितनी फिजिबिलिटी है, बाजार में चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, इनकी गंभीरता बनी रहे। अगर ये काम करती सरकार, सीधा इनको योजना के तहत फंड दे देती, तो ये थोड़े दिनों में फेल होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं कि लोन रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, सरकार को ही तो देना है। सरकार जो है वो क्या कर लेगी? अपना ज्यादा से ज्यादा कोई और नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इसके बजाय सरकार ने क्या किया? एक बड़ा फंड बनाया। ये किसको फाइनेंस करेगा? फंड्स को। और ये फंड्स फिर किसको फाइनेंस करेंगे? नए स्टार्टअप को, ताकि अगर इनका बिजनेस डूबेगा तो ये पैसा इससे वापस खींचेंगे और सरकार इनसे वापस से पैसा लेगी। एक नाम सुना, सिडबी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाला जो डेवलपमेंट बैंक है, वो फंड के रूप में काम करता है। अब ये फंड दो प्रकार के होते हैं। ये जो फंड्स हैं ये दो प्रकार के हैं। एक तो सिंपल फंड होते हैं, जैसे कि फिनटेक, पेमेंट गेटवे बनाना, जैसे रुपे या फिर आपका पेटीएम और इस तरीके के। और एक नाम आया है डीप टेक, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, क्वांटम या फिर नैनो या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके की महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित रिसर्च और इनोवेशन की जो नई जो कंपनी खुलती है, उनको पैसा चाहिए लंबे समय तक, 8-10 साल रिसर्च में लगते हैं। तो इनको पैसा देंगे ये फंड्स, और इन फंड्स को पैसा देगा फंड, जिसमें सिडबी एक फंड के रूप में काम करेगा, और सिडबी को यह पैसा देगा सरकार। कौन सी योजना के तहत? आरडीआई स्कीम के तहत, है ना। अब ये जो आरडीआई स्कीम चलाई गई थी, वो एक अपना फाउंडेशन है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। क्या नाम है इस फाउंडेशन का? अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन। उसके तहत ये आरडीआई स्कीम चल रही है। अब ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये एक एक्ट के तहत बनाया गया है, और उस एक्ट का नाम है अनुसंधान नेशनल फाउंडेशन रिसर्च एक्ट 2023। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के तहत यह स्थापित किया गया। और इसके तहत कौन सी स्कीम? रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम चलाई गई है। आ गई बात समझ में? 2023 में हमारी पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट बनाया? NDANRF, अनुसंधान को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसर्च, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, है ना। तो उसके इस एक्ट के तहत ये फाउंडेशन बनाया और उसके तहत ये स्कीम चला रहे हैं। अब इसमें जो है वो नेशनल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो कब से प्रभावी हुआ? ये प्रभावी हुआ फरवरी 2024 से, 5 फरवरी 2024 से प्रभावी हुआ। इसका क्रियान्वयन, इस फाउंडेशन का क्रियान्वयन 10 सितंबर 2024 को गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक के साथ ही इसने काम करना शुरू कर दिया। मतलब इसके तहत आरडीआई स्कीम ने काम करना शुरू कर दिया। और ये जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री। इसका उद्देश्य क्या है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का? इसका उद्देश्य है कि भारत में अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इलिट इंस्टीट्यूट, बड़े संस्थानों में जहां पर हायर एजुकेशन के बाद बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है, जैसे IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे या फिर CCMB हैदराबाद या इसरो, इन सब जगहों पर हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। आम छात्र के पहुंचने के चांसेस कम है। अब वो मान लो एकेडमिक में कमजोर रह गया, लेकिन उसका रिसर्च का एप्टीट्यूड अच्छा है, तो पूरे देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में या छोटे मोटे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पूरे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट का माहौल बने, उसके लिए ये फाउंडेशन बनाया गया है। और उस फाउंडेशन के तहत
पूरे देश में एक इकोसिस्टम विकसित किया जाए जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक रिसर्च, वो सब काम किए जाए। तो पहले से एनईपी 2020 बनी थी, उसमें यह तय था कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिसर्च को प्रमोट करेंगे, लेकिन हमने 2023 में ANRF एक्ट 2023 पारित किया, जिसके तहत ये फाउंडेशन बनाया, और इस फाउंडेशन का उद्देश्य भारत के कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। अब ये जो फाउंडेशन है, इसका गवर्निंग बॉडी है, और गवर्निंग बॉडी का चेयरपर्सन कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। और इसी ANRF स्कीम के तहत रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम चल रही है, जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, किसमें? रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन में, और उसके लिए फंडिंग वगैरह के लिए अलग से एक कोर्स बनाया गया है। तो ये तो एक बात हुई। फिर दूसरा, DST के अंडर में नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, आने वाले भविष्य की कंप्यूटिंग। क्वांटम क्या? क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर आधारित। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी का अध्ययन करती है ना। छोटा परमाणु और उप परमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसोन, म्यूसोन, जो भी आते हैं सारे, उनका अध्ययन करने वाली जो फिजिक्स है वो क्या है? क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर आधारित जो टेक्नोलॉजी है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी, और क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज कंप्यूटर बनाने में, और ऐसा कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, और क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड, प्रोसेसिंग अन्य परंपरागत कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा शक्तिशाली, एफिशिएंट होता है। तो भारत ने भी क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम जो है वो टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए मिशन स्टार्ट किया। 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमति दी। इसकी अवधि रखी है नेशनल क्वांटम मिशन की 2023-24 से 2008 वर्षों के लिए। अब इसके लिए बजट रखा है 6003.65 करोड़ रुपए, और क्वांटम कंप्यूटिंग और उसके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा विकास अपने को करना है। दुनिया में भविष्य की टेक्नोलॉजी क्वांटम टेक्नोलॉजी है, उसके तहत हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपने ईयर एंड के रूप में अब नेशनल क्वांटम मिशन अलग से पढ़ते, और वो जो अपनी RDI स्कीम अलग से पढ़ते, फाउंडेशन अलग से पढ़ते, तो उसकी बजाय सारा मटेरियल अपने को एक साथ में मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद में हम देखें तो ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है, इसकी उपलब्धियां क्या रही है? आपको याद हो तो अपन क्वांटम के ऊपर एक पहले करंट अफेयर में टॉपिक किया था, और उसमें क्वांटम जो है टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए 4 थीम बेस्ड हब अपने बनाए हैं, जिनमें IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली में 4 थीमेटिक हब। थीमेटिक हब क्या होता है? थीम किसको कहते हैं? कोई एक पर्टिकुलर क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र, जैसे क्वांटम सेंसर, क्वांटम नेटवर्किंग, क्वांटम चिप का निर्माण, क्वांटम प्रोसेसर का निर्माण। तो उसके तहत इन चारों सेंटर पर एक बनाएगा क्वांटम नेटवर्किंग के ऊपर रिसर्च, एक करेगा क्वांटम सेंसर के ऊपर, एक क्वांटम चिप के ऊपर, अलग अलग थीम के ऊपर इनमें सेंटर डेवलप किए गए हैं। फिर ये जो अपने कुछ स्टार्टअप हैं, जिनको इस क्वांटम मिशन के तहत जो है वो अपन ने फाइनेंस किया है, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में अपनी मदद कर रहे हैं। साथ में 720 करोड़ रुपए के निवेश के साथ में जो देश के अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें IIT और IISc बेंगलुरु वगैरह, उन सब में क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम जो टेक्नोलॉजी, उसके लिए जो कलपुर्जे उपकरण बनाने की जरूरत है, उसके फैब्रिकेशन या उसके निर्माण की सुविधा विकसित की है अपन ने इसके तहत। उसके बाद में हम क्वांटम मिशन के तहत अब तक विकसित की गई प्रौद्योगिकी, जो अपने स्टार्टअप है, ये वाला टॉपिक अपन ने किया ही था कानून लैब्स के द्वारा। अभी जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो वो सिक्योरिटी एज ए सर्विस, एक सिक्योर क्वांटम नेटवर्क का निर्माण किया गया था। तो ये सारी चीजें उसमें एक एक खबर के रूप में अपनी आई थी, और आप इसको याद कर सकते हैं। अगर याद हो तो ये उपलब्धियां इसमें दे रखी थी, तो ये अच्छा पॉइंट अपन ने इसमें ऐड ऑन किया। फिर उसके बाद में इंटरडिसिप्लिनरी जो साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन, ये भी स्टार्ट किया गया DST के द्वारा 2025 में। अब इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दो अलग अलग चीजें, जिसमें साइबर स्पेस क्या होता है, जिसमें अपना डिजिटल टेक्नोलॉजी काम करती है, कंप्यूटर वगैरह का नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह, ये सब साइबर स्पेस कहलाता है। फिजिकल का मतलब जिसका भौतिक अस्तित्व है। तो जैसे हमने बाहर रोड के ऊपर सेंसर लगा रखे हैं, जो हवा में कितनी मॉइस्चर है, कितना पोल्यूशन है, वो सेंसर जो है वो फिजिकल चीजें हैं। लेकिन जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं वो क्या है? डिजिटल फॉर्मेट में है, साइबर है। तो अपने
जैसे हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, इसको डिजिटल चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बोलना एक फिजिकल थिंग है, एक फिजिकल वेव के रूप में है, और इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए उपकरण, डिजाइन, मटेरियल, तो यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को कंप्यूटर और नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने वाली इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी को विकसित करने का मिशन 2018 में इसको प्रारंभ किया गया। रिसर्च और डेवलपमेंट, ट्रांसलेशन और वो सब चीजें एआई का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा अपने दैनिक जीवन को, जिसमें फिजिकल फिनोमिनन या भौतिक परिघटनाएं होती हैं, उसको कंप्यूटर के साथ में जोड़ के कनेक्ट करने का एक मिशन है। तो ये भी अपना इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और इसमें अपने एग्जाम लायक जो बात देखें तो एक तो इसमें ऐरावत परियोजना, अगर आपने सुना हो तो, है ना। इसके अलावा अपने यहां पर परम शिवाय या फिर रुद्र, ये तीन नाम अपने आए हुए हैं अपने करंट अफेयर में, तो ये सारी चीजें एक साथ में दी है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के ही कंपोनेंट है। कब स्टार्ट हुआ? 2015 में। कौन क्रियान्वित करता है? मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीडेक पुणे। इसके द्वारा कंप्यूटिंग नोड्स के बीच में जो वो एक तेजी से डेटा ट्रांसफर और संचार के लिए त्रिनेत्र नाम के नेटवर्क का विकास किया। ऐरावत क्या है? एआई आधारित जो रिसर्च और इनोवेशन है, उन सब चीजों को एक साथ में इकट्ठा करके साझा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने में। अभी जर्मनी के अंदर इंटरनेशनल कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ था, और उसमें दुनिया की 500 जो सुपर कंप्यूटिंग सूची है, उसमें ऐरावत को कौन सा स्थान मिला है? 75वां स्थान मिला है। स्वदेशी रूप से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर रुद्र का विकास किया गया है। तो ये रुद्र क्या है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर है। इसके बाद बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के पहले रूप से स्वदेशी रूप से विकसित किए गए जो वो कंप्यूटर का क्या नाम है, सुपर कंप्यूटर का क्या नाम रखा है? परम शिवाय, है ना। तो ये परम शिवाय हुआ, रुद्र हुआ, या फिर ऐरावत हुआ, ये अपने लिए एग्जाम में सीधे सीधे काम के पॉइंट बनते हैं। इसी प्रकार जलवायु और ऊर्जा और टिकाऊ प्रौद्योगिकी के केस में केरल के अंदर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट क्या होता है? उद्योगों से, घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको क्या कहते हैं? एफ्लुएंट, या हिंदी में अपशिष्ट कहते हैं। उस अपशिष्ट में जो कूड़ा कचरा है उसके उपचार के लिए जो प्लांट बने हैं उसको क्या बोलते हैं? ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। और इसमें जो ऊर्जा या एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो क्या है? बायो एनर्जी या सस्टेनेबल बायो एनर्जी के ऊपर आधारित केरल में एक ईटीपी का शुरुआत किया गया। फिर जो सीमेंट सेक्टर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कोयले की जरूरत पड़ती है। तो कोयला जलाने से CO2 निकलती है, और CO2 को वायुमंडल में जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग करेगा, समस्या पैदा करेगा। तो इसलिए CO2 को वायुमंडल में मिलने से पहले और इसको कैप्चर करना क्या कहलाता है? कार्बन कैप्चर। और वो जो कार्बन कैप्चर कर लिया है उसका फिर अन्य चीजों में बनाने में उपयोग करना, तो ये क्या कहलाएगा? कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। तो सीमेंट सेक्टर में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन जो बनाई है, जो टेस्ट बेड बनाया है, उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में समाधान होगा, और कार्बन आधारित नए रॉ मटेरियल अपने को दूसरी इंडस्ट्री के लिए मिलेंगे। तो कुल मिला के आज वाले लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किया है उसको एक बार जल्दी से पुनः रिवाइज करें, और फिर उसके बाद, हालांकि ये बहुत लंबा है लेक्चर, अब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या क्या किया गया, महिलाओं को, पिछड़े सेक्शन को रिसर्च में इन्वॉल्व करने के लिए क्या क्या किया गया, वो सारी बातें एक दिन में ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसको 2 या 3 या 4 सेक्शन में पूरा करके करेंगे। तो जल्दी से वापस से रिकॉल करें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई? 1971 में। इसके अंडर में कितने डिपार्टमेंट काम करते हैं? पहले का नाम क्या है? DST की स्थापना कब हुई? ये क्या काम करता है? साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी मेकिंग, और जो कैबिनेट कमेटी है उसकी जो साइंटिफिक एडवाइजरी है उसको असिस्टेंस देने का काम करता है, और देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रमोट करने का काम करता है। दूसरे डिपार्टमेंट का नाम क्या है? DBT। कब स्थापना हुई? 1986 में। बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च इनोवेशन में काम करता है। तीसरे डिपार्टमेंट का क्या नाम है? DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंडर में एक काउंसिल काम करती है जिसका नाम क्या है? CSIR। तो इंडस्ट्री और साइंटिफिक जो लैब्स है उनके बीच में ब्रिज करने का ये काम
करता है। अब उसके बाद अपन देखें, इंडेक्स कुछ देखे थे अपने, तो ग्लोबल जो वो इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा पोजीशन रहा 2025 में? अच्छा, जो अपना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है वो पेटेंट सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में कौन सा स्थान रहा? छठा स्थान रहा अपना, है ना। उसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा अपना? अच्छा, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में कौन सा स्थान रहा अपना? तीसरा स्थान रहा, है ना। उसके बाद में डीएसटी के अंडर में सबसे पहले एक हमने योजना का नाम लिया था, वो क्या नाम है? रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन। ये रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है? प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन में बढ़ावा देना। तो इसके तहत जो है वो सरकार कितना जो फंड 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। उसके लिए क्या किया है? एक तो अपने निजी क्षेत्र को अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए वो किया है, और दूसरा TRL4 यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लेबोरेटरी स्थापित करने के बाद जो रिसर्च की जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाएगा, वहां से फाइनेंस देना शुरू करेगी। इसके अलावा डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, यानी कि जो डीप टेक का मतलब बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च करने वाले नए स्टार्टअप और कंपनी हैं, उनको फाइनेंस करने वाले फंड्स को फंड जो है वो करेगी भारत सरकार, है ना। ये बात अपन ने समझी। उसके बाद ये जो अपनी RDI स्कीम है, ये कौन से फाउंडेशन के तहत चलाई जा रही है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कौन से एक्ट के तहत बनाया गया है? 2023। इसका उद्देश्य क्या है? देश के अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन का माहौल तैयार करना, ताकि आम बच्चा भी रिसर्च में अगर उसकी रुचि है तो वो कर पाए। इसके जो गवर्निंग काउंसिल है या गवर्निंग बोर्ड है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये फाउंडेशन कब से काम करना शुरू कर चुका है ना। तो ये वाली बात अपने जो है वो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। उसके बाद में क्वांटम मिशन कब से स्टार्ट हो गया? 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी मिल गई। कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। इसका कितना बजट? 6003.65 करोड़। क्वांटम टेक्नोलॉजी में देश को आगे लेके जाना, उसके लिए अलग अलग अपने ये वाला किया भी था पहले, तो उसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेशनल क्वांटम वाली में जो चिप बनाई थी क्वांटम वाले में, उस टाइम पर अपन ने इसको किया था। ये वापस से वहां से आप देखें वही चीज रिपीट हो रही है। और फिर ये जो अलग अलग स्टार्टअप है, उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी में कुछ नई महत्वपूर्ण जो है वो शुरुआत की है। फिर उसके बाद में साइबर और फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो AI के ऊपर आधारित सेंसर, एक्चुएटर और अलग अलग चीजें हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड से नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करें ताकि मशीन लर्निंग और उन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा सके। उसके लिए 2018 में ये स्टार्ट किया गया मिशन है। और उसके बाद नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसमें रुद्र हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर है। परम शिवाय क्या है? BHU के द्वारा तैयार किया गया एक सुपर कंप्यूटर है। ऐरावत परियोजना क्या है? जिसमें AI और जो अपना रिसर्च और इनोवेशन है, उनको सबको एक साथ इकट्ठा लाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है। जर्मनी के अंदर अभी दुनिया में जो वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग जो प्रणालियों को रैंकिंग दी गई, उनमें 500 में से ऐरावत की कौन सी रैंकिंग हुई है? त्रिनेत्र क्या है? CDAC के द्वारा तैयार किया गया एक डेटा ट्रांसफर का नेटवर्क है, जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है वो चल रहा है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो कब से स्टार्ट हो गया था? इसका एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? DST और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन और साथ में ऊर्जा और साथ में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, उनके बारे में। तो केरल के अंदर एक बायो एनर्जी बेस्ड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। और साथ में सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो CO2 निकलती है, उसको वायुमंडल में न जाने देकर उसको वहीं पर अलग अलग मटेरियल मशीनों की सहायता से कैप्चर करके जो CO2 इकट्ठी हुई है, उसको कन्वर्ट किया जाए कैसी ऐसे मटेरियल में, जिससे दोबारा किसी अन्य इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जा सके। आज इतनी पढ़े इसके बारे में, बाकी बचा हुआ पार्ट टू बी कंटिन्यूड, इसके आगे कल से बात करेंगे अपन, है ना।